लेक्चर 31 अभय के अतीत और दिल की बात। अतीत के पन्ने। अभय बेटा आप आ गए। प्रताप सिंह आगे आकर उसके कंधे धीरे से थपथपाते हुए कहा। जी अंकल, अभय ने हंसते हुए जवाब दिया। पूर्णिमा जी, निर्मला जी, देवानंद सब लोग उससे कुछ देर के लिए बातें करने लगे। राजदीप आते हुए अभय से कहा, तू कहाँ था इतने दिन से? अरे यार कहाँ चला जाता है तू? अभय उससे कोल्डली जवाब देते हुए कहने लगा, अरे प्लीज यार फिर से शुरू मत होजना, तुझे अच्छे से पता है कि मैं कहाँ था और कहाँ बिजी था। तुम ऐसे सवाल करके मुझे इरिटेट मत कराओ। लास्ट लाइन को मुंह को थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा था। अचानक निहारिका की नज़र अभय पर पड़ती है जो राजदीप से बात कर रहा था। उसकी दिमाग वही सारे सीन घूम रही होती है जो उस दिन रेस्टोरेंट में हुआ था, और कुछ सोचकर उसके पास चली गई और जाकर खड़ी हो गई। अभय को फील हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां निहारिका खड़ी थी। वो जल्दी से उसके सामने आकर कहने लगी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी है। अभय उसे कुछ नहीं कहा, बस निहारिका को देखे ही जा रहा था। निहारिका देखकर अभय कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो उसने उसका हाथ को पकड़ के खींचते हुए ले जाने लगी। ले जाकर एक कोने में खड़े हो गए और निहारिका अभय को घूरना शुरू कर दिया। कुछ पल खामोशी के बाद निहारिका बोलना शुरू किया, ये सब क्या है भाई? और आपके दिमाग क्या चल रहा है? और अपने अनु के साथ क्या किया है? आप बोलते क्यों नहीं हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। अभय मुंह बनाते हुए कहने लगा, मुझे बोलने के लिए मौका दोगी तब न मैं बोलूंगा, सवाल पर सवाल करती ही जा रही हो। निहारिका सुना तो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, ठीक है भाई, अब बोलिए कि ये सब क्या चल रहा है? अभय निहारिका और देखते हुए कहने लगा, कुछ नहीं, बस उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। ये सुनकर निहारिका पारा चढ़ गया और गुस्से में बोलने लगी, क्या मतलब है आपका भाई कि उसकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ? अभय तपाक से बोल पड़ा, हाँ वो भी तो यही चाहती थी ना, अब ये सब मैं दे रहा हूँ तो अब क्या प्रॉब्लम है? निहारिका उदास और बेबसी के लहजे में कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करती है भाई, और आप उसके साथ इस तरह बिहेवियर कर रहे हैं। प्लीज भाई आप इस तरह उसको तकलीफ ना दीजिए। अभय कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। लेकिन कोई था जो उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन रहा था। FLACEBACK। जी हाँ, निहारिका अभय सिंह की छोटी बहन है निहारिका सिंह। जब वो दोनों छोटे थे तब उनके पेरेंट्स के प्लेन क्रॉस हो जाने की वजह से उस दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई थी। अभय के पिता और प्रताप और देवानंद के बचपन के दोस्त थे। इन तीनों की अच्छी क्लोज फ्रेंड्स थे, इसलिए प्रताप और देवानंद दोनों ने मिलकर निहारिका को अपनी बच्ची की तरह ही पाला था, और ये भी डर लगता था कि अगर शादी करके चली गई तो वह खुश होगी या नहीं, यही बात हमेशा सता रहते थे। इसलिए पूर्णिमा और निर्मला दोनों मिलकर राजदीप और निहारिका की शादी का सुझाव रखा। ये बात सुनकर सब खुश हो गए। अभय तो छोटी जब से उसने अपने पेरेंट्स को खोया था तब से वो अकेले ही सब मुसीबत का सामना करना सीख गया था, और प्रताप और देवानंद के भी बहुत रेस्पेक्ट करता था और उनके ऊपर पूरा भरोसा भी करता था। इसलिए वो शादी के लिए हाँ कह दिया। और दूसरी बातें भी थी कि राजदीप और अभय भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी बचपन से लेकर आज तक। FLACEBACK एंड प्रेजेंट। ऐसे कुछ देर तक बातें होने के बाद वो दोनों बाहर आ गए। वहीं रेहान कुछ देर पहले अनुजा से बातें जो कर रहा था, अचानक से उसकी नज़र अभय पर पड़ती है। वो तुरंत अभय के पास चला गया और ग्रीट करते हुए कहने लगा, हेलो मामू। अभय उसके ओर देखकर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसके सिर पर बाल को थोड़ा ठीक करते हुए कहना लगा, अरे मेरा सुपर हीरो, क्या हाल चाल है? और कब आया US से? और कैसे हो? आजकल बहुत बिजी हो गए हो? हाँ। उद्धरण चिन्ह। रेहान जवाब देते हुए, ओहो मामू, कितने सवाल। पहले तो आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और ऊपर से मुझे ही कह रहे हो कि मैं बिजी रहता हूँ। दूसरी जवाब मैं आज ही आया हूँ। तीसरी जवाब मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। रेहान ही ऐसे बातें सुन अभय और निहारिका दोनों जोर जोर से हंस पड़े। निहारिका हंसते हुए अभय से कहती है, आपकी ही ट्रेनिंग देने का नतीजा है। वहीं दूर खड़ा राजेश सक्सेना ड्रिंक पीते हुए 2-3 लोगों के साथ बिजनेस के बारे में बातें कर रहा था, और बार बार उसकी नज़र अनुजा के ऊपर चली जाती थी। उसके आंखों में अनुजा के लिए चाहत, और उसे बार बार उसकी कमर को देखता तो कभी होठ को कभी उसकी सीने को। भूखे शेर की तरह उसकी आंखों में हवस का चाहत साफ साफ दिख रहा था। वहीं अनुजा को जब से अभय और निहारिका की बातें सुनी थी तब से उसको और ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए किसको बिना बताए ही गाड़ी लेकर वहां चली जाती है। अब धीरे धीरे पार्टी भी खत्म होने को आ गया था। ऑलमोस्ट सब लोग खाना खाकर चले गए थे, कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे।
राजेश सक्सेना भी प्रताप और देवानंद से अच्छे से बातें करके और सभी को गुड बाय कह के वो भी वहां से चला गया। किसी को भी अंदाजा नहीं है कि राजेश के दिमाग में क्या चल रहा है। और अब अभय भी जाने को हुआ तो पूर्णिमा जी ने उसे रोकते हुए कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, खाना खा के तो जाओ। अभय जवाब देते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं घर जाकर खा लूंगा, अभी तो भूख नहीं। राजदीप ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उसके साथ साथ सब लोग हंसते हुए आकर बैठ गए। सब लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी निहारिका को कुछ याद आया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। उसे अनु कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वीना जब निहारिका को किसी को ढूंढ रही है, जाकर धीरे से पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इस तरह किसे ढूंढ रही हैं? वीना, तुमने अनु को कहीं देखा है क्या? निहारिका जवाब के बदले उल्टा सवाल ही कर दिया, लेकिन वीना समझ गई थी कि निहारिका किसे ढूंढ रही है। वीना जवाब देते हुए, नहीं दीदी, पार्टी में तो सबके साथ बातें कर रही थी, वहीं मैंने लास्ट में देखा था, बाद में मैंने नहीं देखा। उन दोनों की ऐसे बातें करते देख पूर्णिमा ने पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतनी परेशान में क्यों दिख रही है? वो मोम अनु कहीं नहीं दिख रही है। निहारिका थोड़ा परेशान होकर कहने लगी। सुन खाना खा रहे सभी लोग वहीं रुक गए और सब उन दोनों को देखे ही जा रहे थे। वही खाना खा रहा अभय वो भी खाते खाते रुक गया और वो निहारिका को देखने लगा। निहारिका और वीना दोनों ही घबरा ही गए। उन दोनों को ऐसे घबरा हुआ चेहरा देखकर निर्मला कहती है, कोई बात नहीं बेटा, वो अपने कमरे में होगी, जाकर देखो। निहारिका हाँ में सिर हिलाकर अनु के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आकर देखती है तो वह पर भी कहीं नहीं मिलती है। हर जगह देखती है तो वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर नीचे आ गई। उसे इस तरह आता हुआ देख सब परेशान हो गए। जल्दी से राजदीप कहते हैं, क्या हुआ, अनु मिली कि नहीं? उद्धरण चिन्ह। निहारिका जल्दी में जवाब देते हुए कहा, नहीं वो कहीं नहीं मिल रही है। सुन सब के सब परेशान हो गए। निहारिका अभय की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। अभय समझ जाता है कि निहारिका क्या चाहती है। वो भी तो यही चाहता था। वो भी बहुत ज्यादा परेशान में आ गया था। उसकी दिल और दिमाग में अनु ही बसी हुई थी, लेकिन दिल की बात कह नहीं पा रहा था, उसको खोने के डर की वजह से। क्योंकि जैसे वो सक्सेसफुल की सीढ़ियों को चढ़ते ही जा रहा था, उसी तरह उसके दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे। इसी डर की वजह से अनु से इस तरह के बर्ताव करता था, ताकि वो उससे प्यार करना छोड़ दे। ये बात निहारिका अच्छी तरह से समझती थी। बाहर का मौसम बहुत ही खराब हो रहा था। अंधेरे में रोड पर एक गाड़ी तेजी से जा रही थी। अनुजा बार बार आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे। आज उसका दिल बहुत भारी लग रहा था। वो कहाँ जा रही है खुद को पता ही नहीं चल रहा था, बस गाड़ी को दौड़ा रही थी। यहाँ अभय ने देखा कि निहारिका उससे देख रही है। उसने तुरंत कहा, आप शांत हो जाए अनुजा, यही कहीं होगी, अगर नहीं है तो मैं जाकर ढूंढ कर लाता हूँ, आप परेशान न होइए। इतना कह के वो वहां से चला गया। उसके साथ साथ कुछ बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देकर वहां से जाने लगा। तभी राजदीप कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अभय उन्हें शांत कराते हुए कहा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं हूं ना, मैं उसे लेकर आऊंगा। इतना कहकर वहां से चला गया। 32 अभय और अनुजा मुसीबत में, अतीत के पन्ने। इतना कह के वो वहां से चला गया। उसके साथ साथ कुछ बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देकर वहां से जाने लगा। तभी राजदीप कहा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अभय उन्हें शांत कराते हुए कहा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं हूं ना, मैं उसे लेकर आऊंगा। इतना कहकर वहां से चला गया। सब लोग परेशान होकर सोफे पर बैठ गए। यहाँ अंधेरे सड़कों पर अनुजा गुस्से में गाड़ी को तेजी से दौड़ा रही थी। उसे किसी बात पर ध्यान ही नहीं था कि आगे एक बड़ा सा तूफान उसके लिए इंतजार कर रहा है। यहाँ अभय भी बहुत ज्यादा परेशान में था। जल्दी से जल्दी अनुजा को ढूंढना चाहता था। गाड़ी चलाते हुए ही जल्दी से अनुजा का फोन को ट्रैक कर दिया। उसने लोकेशन को देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गया। एक पल भी देरी किए बिना तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि अनुजा का लोकेशन जंगल की तरफ से बढ़ रही थी और थोड़ी ही देर में वो पहाड़ी पर पहुंचने वाली थी। कोई और भी था जो उनकी पल पल की खबरें रख रहा था। अभय अब अनुजा के पास पहुंच चुका था। अब उसे अनुजा की गाड़ी दिखाई दी। देख उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, लेकिन कुछ ही पल में उसके चेहरे पर अब गुस्से ने जगह ले ली थी। मन ही मन में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, लड़की भी ना किसी की नहीं सुनती, जो मन में आती है वही करती है। इतना कहते ही अनुजा की कार को ओवरटेक करके आगे जाकर रुक गई। ऐसे अचानक ओवरटेक होने से अनुजा थोड़ी हड़बड़ा गई। कंट्रोल न कर पाने की वजह से सीधे जाकर अभय की गाड़ी को ठोक दी। ऐसे गाड़ी ठोकने की वजह से अनुजा पूरी तरह से घबरा गई। वही अपनी जगह पर ही भूत की तरह जम गई थी।
ऐसे एकदम से पीछे से टक्कर मारने की वजह से अभय थोड़ा परेशान हो गया और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर गुस्से में अनुजा की तरफ बढ़ गया। जब अनुजा ने देखा कि अभय गुस्से में उसकी ओर ही बढ़ रहा है, वो हड़बड़ाते हुए जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर वहां से भागना शुरू कर दिया। ये देख अभय और भी ज्यादा हैरान रह गया। वो तो अनुजा को देखने आया था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन ये तो उसे देखकर भाग रही है। हालांकि वो दूर तक भाग पाती, अभय ने जल्दी से उसकी कमर को पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, छोड़िए मुझे, अनुजा अभय के बाहों में छटपटाते हुए कहा था, लेकिन अभय को तो छोड़ने का तो कोई इरादा नहीं दिख रहा था। अनुजा कुछ और कह पाती उससे पहले अचानक से उसकी मुंह बंद हो गया। अनुजा के होठों पर अपनी होंठ रखकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। इस तरह अचानक से उसे किस करने लगा तो वो हैरान रह गई। कुछ ही पल के बाद उसकी आंखों में नमी उतर आई थी और वो भी उसका साथ देने लगी। दोनों इस तरह देर तक किस करते रहे। अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनका किस डीप पैशनेट किस बन गया था। वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। धीरे से उन दोनों की होठ दूर हुए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। आज पहली बार अभय अपने आप से कंट्रोल खो चुका था। अनुजा को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर पहले अनु को बिठाया और खुद भी जाकर बैठ गया। अब उसे रहा नहीं गया, अनु की ओर मुड़ा जो अनु सिर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी। अनु, अभी के मुंह से इतना ही शब्द निकला था कि अचानक से अनुजा अभय को गले लगा लिया और उसकी होठों को प्यार से चूमने लगी। अब अभय भी उसकी कमर को पकड़कर उसकी ओर खींचकर वो भी उसका साथ देने लगा। अब दोनों की बदन में गर्मियां बढ़ गई थी। धीरे से साड़ी के पल्लू को निकालते हुए किस करता ही जा रहा था। अब वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में समा गए थे। अभय ने अनु की आंखों में देखे जा रहा था, उसी तरह से होठों पर किस कर रहा था। जब इंटीमेट होने के लिए उसके अंदर एंटर कर दिया, इससे अनु के मुंह से आहह निकली, साथ ही साथ आंखों से आंसू भी निकल गई। आज वो पूरी तरह उसकी हो चुकी थी। दोनों की पहले ही शादी हो चुकी थी। ये बात निहारिका को छोड़कर और किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये शादी प्यार से नहीं हुई थी, बल्कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से अभय गुस्से में आकर अनुजा से शादी करनी पड़ी थी। तब तो अभय के मन में कुछ नहीं था, लेकिन अनुजा जरूर उससे प्यार करती थी और अब अभय भी उसे जान से भी ज्यादा प्यार कर बैठा था। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई थी, क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, अभय, अनुजा और निहारिका के अलावा किसी को भी नहीं पता। 1 घंटे के बाद दोनों एक दूजे में समाये हुए थे, आने वाला तूफान से बेखबर। अभी भी अनु अभय के बाहों में सो रही थी। तभी अभय के कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। उस झट से आंखें खोलकर ध्यान से सुनने लगा। उसको पता चल गया था कि खतरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। हालांकि उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन डर था तो वो है अनु के लिए। एक ही बात को सोचकर वो परेशान हो रहा था। उसे किसी भी कीमत पर अनु को सेफ्टी से घर पहुंचाना होगा। वो पहले अनु को आराम से सिर को पीछे शिट पर रख दिया और जल्दी गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया। जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया था, उसी वक्त गोलियों की बरसात होने लगा। ये तो अच्छी बात थी कि अभय की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन इस अटैक से अनुजा को होश में आ गई थी। उसने देखा कि ब्लैक कलर के बहुत सारी गाड़ियां उनके पीछे पड़ी हैं। जल्दी से अभय के ओर देखा कि अभय बिना डरे ही गाड़ी को चला रहा था, लेकिन अनुजा बुरी तरह डर चुकी थी। अभय अनु को देखा जो उसे ही देख रही है, जल्दी से कहना शुरू कर दिया, तुम डरो मत, मैं हूं ना। अनु आंखों में आंसू लिए कहने लगी, मुझे मरने से डर नहीं लग रहा, अभी मुझे तुमसे दूर होने का डर लग रहा है। अभय उसे प्यार से देकर उसके एक हाथ को पकड़ के चूमते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, और मेरे बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक जगह पर छोड़ देता हूँ, तुम वहां से चुपचाप चले जाना, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अनुजा रोते हुए उसके हाथ को कसकर पकड़ के कहने लगी। तभी उसकी कार एक जगह पर रुक गई और जल्दी से बाहर आकर दूसरी तरफ आके दरवाज़ा खोलकर अनु को गोद में उठा लेता है और वहां से उस जगह पर जाने लगा जहां उसके लिए उसकी असिस्टेंट रिवा उनके लिए वेट कर रही थी। रिवा ने देखा कि उनके सर उसकी तरफ आ रहे हैं। ए देख, वो जल्दी से भागी और जल्दी दरवाज़ा खोलकर अनुजा को उसके अंदर बिठा दिया। अनुजा के आंखों में अभी भी आंसू थे। अभय उसे प्यार से माथे पर चूमकर कहा, मैं आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा, तुम रोना मत, कहकर उसके हाथ से अपनी हाथ को छुड़ा लिया और पीछे मुड़कर रिवा से कहने लगा, तुम जल्दी से जल्दी अनु को सेफ्टी से घर पहुंचा दो। ओके ओके बॉस, कहके वो गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगी। अभय तब तक देखा जब तक उसके आंखों से उज्जल नहीं हो जाती। दोनों को ये नहीं पता था कि आज से वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाले हैं। 33 अभय का मौत, अतीत के पन्ने। ओके बॉस, कहके वो गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगी। अभय तब तक देखा जब तक उसके आंखों से उज्जल नहीं हो जाती।
दोनों को ये नहीं पता था कि आज से वो हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाले हैं। यह अभय अनुजा को वहां से भेजने के बाद वो पीछे ही मुड़ा ही था कि उसके सामने 20 से भी ज्यादा वहां काले कपड़े यूनिफॉर्म में लोग खड़े थे। अभय को अच्छे से पता था कि वो लोग कौन हैं। ये भी पता था कि इन लोगों के बॉस यहीं कहीं छुपा हुआ है। अभय बिना डरे ही उनके सामने खड़ा होकर उनको ही घुरे जा रहा था। अभय जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, बुजदिल की तरह छिपने से कोई फायदा नहीं है, चुपचाप सामने आ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस सुनसान जगह पर एक हंसी की गूंज उठी। बहुत अच्छे अभय सिंह, बहुत अच्छे, अभी भी तुम्हारे दिमाग काम कर रहा है। हाँ हा 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 हा। इतना कह के वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ा रुक कर फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन अफसोस, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। और देखो देखो, अच्छी तरह से देखो, तेरे आसपास कोई भी तेरा बॉडीगार्ड नहीं है। अब क्या करोगे? तुम हमेशा से मेरे रास्ते में एक कांटा बनकर आए हो ना, और अब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी में कांटे से भर दूंगा। आज के बाद तेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा। इतना कह के एक आदमी अभय के ऊपर गन पॉइंट करके गोली चलाने को कहता है। अभय बिना डरे ही उसके सामने खड़ा हुआ था। आखिर में एक आदमी ने अभय के ऊपर गोली चला दिया। अभय इससे बच जाता है। इसी तरह 2-3 बार ही उनके वार से बच गया था। लेकिन 20-30 लोगों के बीच में एक इंसान फंस जाए तो क्या होता है, ये तो अच्छी तरह से पता है। लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। द डार्क किंगडम के डॉन मिस्टर रॉकी धिलोन था। अभय का कट्टर दुश्मन, 10 सालों से अभय को मारने के लिए कितने बार कोशिश कर चुका था। नाकामयाबी उसके हाथ लगी थी, लेकिन इस बार हाथ से नहीं जाने देने वाला था। इसलिए उसने गन लेकर फायर करने की ऑर्डर दे दिया। सब उस पर गन फायर करने लगे। तभी जल्दी फुर्ती के साथ अभय ने उनमें से एक आदमी को उसके सामने कर दिया। दूसरी हाथ से वो भी फायर करने लगा। अभय जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी था तो वो एक इंसान ही ना। जब वो फायर कर रहा था, उस फायर में रॉकी के बॉडीगार्ड 10 से 15 बॉडीगार्ड्स मार चुके थे। रॉकी खड़े होकर एक शैतानी मुस्कान के साथ वो अपनी गन से सीधे उसके सीने को निशान बनाकर चला दिया। वो गोली जाकर सीधे अभय के सीने में लग गई। इससे वो एकदम से वहीं जम गया। फिर भी वो किसी भी करके अपने आप को संभाला और हार बिना माने ही फिर से उन सबको मारने लगा। अब बॉडीगार्ड्स भी 7-8 ही बचे थे, लेकिन अभय पूरी तरह से घायल हो चुका था। इस फायर में रॉकी को भी अभय की एक गोली लगी थी, लेकिन बाजू में लगी थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ था। फायर करते वो लोग पहाड़ी के ऊपर आ गए थे। अब अभय और रॉकी दोनों आमने सामने खड़े थे। अभय का एक कदम पीछे तो सीधा मौत निश्चिंत था। रॉकी बहुत खुश था, फाइनली उसका सपना पूरा जो हो रहा था। अभय रॉकी के ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन बदकिस्मत से उसमें गोली नहीं बची थी। ये देख रॉकी और जोर जोर से हंसने लगा। देखा अभय, भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं है। तुम अपनी आप को इतना परेशान क्यों उठा रहे हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें शांत करवा देता हूँ। इतना कहकर एक तेज गोली की आवाज पूरी पहाड़ी पर गूंज उठी। अभय को फिर से गोली लग गई थी। इसकी वजह से वो खड़ा हो नहीं पाया, सीधे खाई में जाकर गिर गया। अब पूरी जगह शांत हो चुकी थी। सिंघानिया विला में अनुजा की भी रोने की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था। सब लोग भागकर उसके पास आए, उससे बात करने लगे, लेकिन अनुजा कुछ नहीं बोली। निहारिका जल्दी से आकर अनुजा को पकड़ते हुए कहने लगी, मोम डैड, अनु बहुत थक गई होंगी, उसे आराम करने देते हैं। इतना कह के उसे वहां से ले गए, लेकिन राजदीप को बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो जल्दी से रिवा को सवाल कर दिया, अभय कहाँ है? अभय का नाम सुनकर सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। प्रताप और देवानंद आगे आकर पूछने लगे, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? बोलती क्यों नहीं हो? रिवा थोड़ी घबराहट से उन लोगों को सब कुछ बता देती है। ये सुन के सब लोगों के दिमाग सुन्न रह गए। रिवा इतना कह के वहां से जल्दी से चली गई। सब लोग और ज्यादा परेशान और घबराने लगे। राजदीप सबको शांत और हिम्मत देते हुए कहा, आप लोग शांत रहिए, अभी को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। कह के राजदीप सबको शांत तो कर रहा था, लेकिन वो खुद ही अंदर बहुत डरा हुआ था। यहाँ अनुजा निहारिका पकड़ के रो ही जा रही थी। निहारिका उसे शांत करवा रही थी। एक हफ्ते के बाद एक पुलिस ऑफिसर सिंघानिया विला में आकर इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर अभय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पहाड़ी पर उनकी डेड बॉडी मिली है, लेकिन डेड बॉडी बारिश में पूरी तरह खराब हो चुकी है। एक खबर सुनकर ही सब सदमे चले गए। निहारिका, अनु दोनों की तो हालत सबसे बुरा बन गई थी। 15 दिन बाद हर जगह पर टीवी, न्यूज़पेपर, हर तरफ एक ही न्यूज फैली हुई थी। राजेश सक्सेना और अनुजा सिंघानिया की प्रेम संबंध।
अनुजा सिंघानिया एक आदमी के साथ संबंध बनाए। एक होटल के कमरे में दोनों एक साथ पकड़े गए। हर जगह उसकी तस्वीरें दिखने लगे। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अनुजा ने सहारा लिया राजेश सक्सेना का। ये सारे खबरें सिंघानिया फैमिली को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया था। अनुजा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सच्चाई क्या है पता लगाने की कोशिश किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सारी सबूतें राजेश के फेवर में ही थे। इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए, बस अनुजा संभालने की कोशिश कर रहे थे। 2 महीने बाद अनुजा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इससे वो फुट फुट कर रोने लगी। ये भी खबरें बाहर आने के लिए एक पल देर नहीं हुई। कुछ ही पलों में ये भी खबरें पूरी तरह से फैल चुकी थी। अनुजा बनी राजेश सक्सेना बच्चे की मां। क्या राजेश सक्सेना अनुजा को अपना पाएगा? दोपहर 3:00 बजे न्यूज रिपोर्टर वाले राजेश सक्सेना की इंटरव्यू ले रहे थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर आप ऑलरेडी मैरिड है, क्या आप अनुजा सिंघानिया को अपना पाएंगे? दूसरा रिपोर्टर, अब अनुजा सिंघानिया आपके बच्चे की मां बनने जा रही है, क्या आप बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे? राजेश सक्सेना ने जवाब देते हुए कहा, देखिए पहली बात, हम दोनों के बीच जो भी हुआ है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से हुआ है, और दूसरी बात, अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं जरूर करूंगा। तीसरी बात, वो मेरा बच्चा है तो जरूर अपनाऊंगा। मैं उसे जबरदस्ती करने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन बच्चे पर मेरा पूरा हक तो बनता है। इतना कहकर वो इंटरव्यू खत्म करके वहां से चला जाता है। यहाँ सिंघानिया फैमिली में सभी लोग ये इंटरव्यू देखकर सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई जा रहा था। सब अनुजा की ओर देखते हैं, जो नीचे सिर झुकाए बैठी हुई थी। प्रताप पूछता है, बेटा क्या तुम उसे शादी? इससे आगे वे कह पाते अनुजा तपाक से बोल पड़ी, नहीं, कभी नहीं करूंगी। निर्मला परेशान होकर कहती है, लेकिन बेटा बच्चा, मैं बच्चे को जन्म दूंगी। अनुजा ने बिना देखे ही नीचे सिर झुकाकर जवाब दिया। सब लोग उसके सामने हार मान गए। वक्त बीतता गया। आज अनुजा फाइनली एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। बेबी को देख बहुत खुश थे, लेकिन डर भी लग रहा था। डर इसलिए था कि राजेश सक्सेना बच्चे को ले जाने आने वाला था। निहारिका सबके चेहरे पर डर देखा तो वो समझ गई थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। 1 घंटे के बाद राजेश बच्चे को लेने के लिए आ गया और डॉक्टर कुछ बातें करके बच्ची को ले जाने लगा। वो वहां से ले जा पाता, निहारिका पीछे से आवाज देकर रोक दिया और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मिस्टर सक्सेना, आप भूल रहे हैं कि ये बच्चा अनु का भी है। इसमें उसका भी बराबर का हक है, पता है ना आपको? चलो मैं थोड़ी डिटेल में बताती हूँ। लॉ के मुताबिक जितना बाप का हक होता है उतना ही माँ का भी होता है। ये रहा कोर्ट की तरफ से नोटिस। आप नवजात शिशु को उसके माँ से कभी अलग नहीं कर सकते जब तक तो वो जिंदा है। ये देख राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पहुंच गया। गुस्से में निहारिका को घूरते हुए कहा, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। आज तो अपनी बच्ची को तो नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन उसे यहाँ से उसे लेकर ही जाऊंगा, देखना। 34 अनुजा की मौत। दी एंड। उस वक्त तो राजेश बच्ची को नहीं लेकर गया, लेकिन उन सबके लिए नफरत साथ में जरूर लेकर गया था। अनुजा को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई कि निहारिका उसकी बच्ची को लेकर जाने नहीं दी है। 1 महीने बाद वीना ने सिमरन को भी जन्म दे दिया। घर में माहौल बहुत ही खुश था। वक्त बीतता गया, देखते देखते ही सिमरन और रिया दोनों ही 4 साल की हो चुकी थी। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी बन गई थी। सिंघानिया विला में सब अपने अपने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अनु, आज कोई मीटिंग है क्या? राजदीप खाते हुए कहने लगा। हाँ भाई, एक जरूरी मीटिंग है और ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, राजदीप खाते हुए कहा। सब अपने अपने काम पर बिजी हो गए, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक कहाँ रहने वाली थी। कोई था जो अनुजा के ऊपर ही चिल की तरह नजर आए बेटा था। वो और कोई नहीं था बल्कि वो राजेश ही था। अनुजा मीटिंग के लिए जा रही थी। पीछे पीछे 2 और गाड़ियां थी, लेकिन अनुजा उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। काश दे पाती। पीछा कर रही गाड़ियां सही टाइम का वेट कर रहे थे और वो मौका भी मिल गया। सामने से एकदम से ट्रक आकर अनुजा की गाड़ी को ठोक दिया। अनुजा को एक पल के लिए कुछ पता भी नहीं चला कि ये क्या हुआ। पीछे से वो 2 गाड़ियां भी बुरी तरह से ठोक डाली। अनुजा की अब हिम्मत दे चुकी थी। उसकी गाड़ी 3 से 4 बार पलटी होकर ब्रिज से धड़ाम नीचे जाकर गिर पड़ी। धीरे से खून से भरी अनुजा के हाथ थोड़ा बाहर निकला, मानो मदद की बुला रही हो। खून से लथपथ अनुजा के आंखों में उसकी बेटी रिया, उसके साथ हमेशा से खड़े रहे उनके परिवार, उसका प्यार, अभय, सबकी यादें उसकी आंखों में समा गई। अनुजा की आंखें बंद हो गई। हॉस्पिटल में सब डॉक्टर अनुजा को बचाने की नाकाम कोशिशें, कोई फायदा नहीं हुआ। सिंघानिया पूरी परिवार अब खामोश था। निहारिका भी खामोश थी।
इमरजेंसी रूम से डॉक्टर्स बाहर आए। राजदीप जल्दी से जाकर पूछने लगा, डॉक्टर अनु कैसे हैं? आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, हम अनुजा जी को नहीं बचा पाए। ये सुनकर सब लोग धक से रह गए। हर तरफ सन्नाटा पसरा गया। अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। सभी के आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। निहारिका आसमान के ओर देख रही थी। तभी उसे एकदम से याद आता है कि रिया कहीं नहीं दिख रही है। कहाँ है? ढूंढने के लिए भागती है, उसे कहीं नहीं मिली। अंतिम संस्कार भी हो गया लेकिन निहारिका को रिया कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद राजेश सिंघानिया विला में पहुंचा। हालांकि अनुजा की एक्सीडेंट उसने करवाया था, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसको बहुत ही दुख हुआ हो। निहारिका को अच्छी तरह से पता था कि राजेश नाटक कर रहा है। इस सब के पीछे इस इंसान का ही हाथ है, लेकिन रिया गायब के पीछे इसका हाथ है या नहीं उसे नहीं पता था। कोई भी सबूत न होने वजह से वो चुप थी। राजेश विला में आते हुए कहा, मुझे बहुत दुख हुआ मिस्टर रायचंद और मिस्टर सिंघानिया, हम तो बदल नहीं सकते हैं ना, जो कुछ हुआ है सब भगवान के मर्जी से ही हुआ है ना। उसकी बात सुनकर सब गुस्से में आ गए, फिर भी चुप रहे। खैर मिस्टर सिंघानिया, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, प्लीज जल्दी से उसको बुला लीजिए। और हाथ निहारिका तरफ मुड़ते हुए, मिसेज निहारिका, राजदीप सिंघानिया, आप भी मुझे रोकने का कोशिश ना कीजिएगा, और सबूत के लिए ये रहा कोर्ट की तरफ से लेटर। सब और ज्यादा परेशान हो गए। अब निहारिका भी परेशान हो गई। राजेश को भी पता चल गया कि रिया गायब है। क्यों ना पता हो, रिया गायब होने के पीछे उसका ही हाथ जो थी। अपनी नाटक जारी रखते हुए उसने गुस्से में सिंघानिया फैमिली के ऊपर केस कर दिया। ऐसे तैसे करके वो केस भी क्लोज हो गया। तारांकन 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 तारांकन। पास्ट एंड प्रेजेंट। सिंघानिया पैलेस में सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया की आंखों में आंसू की नदियां बह रही थी। इसका मतलब मोम का डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, और वो एक्सीडेंट उस घटिया इंसान राजेश ने किया है। मुझे लगा मोम का डेथ डिप्रेशन की वजह से हुई है, रिया गुस्से में कहा। निहारिका रिया को देखते हुए कहा, हाँ बेटा, जब मैंने तुम्हें मोर में पहली बार देखा तो एक पल के लिए शॉक होगी, तुम बिल्कुल अनु की तरह दिखती हो। मुझे ऐसा लगा मैं अपनी अनु के सामने खड़ी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी हर आइडेंटिटी पता कर पाती उससे पहले। मेरा बहादुर पोता तुमसे शादी करके मेरा आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। निहारिका आगे कुछ कह पाती पूर्णिमा तपाक से बोल पड़ी। दादी जी, ऐसे बोलने से माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। अब बस उस घटिया इंसान को छोड़ेंगे नहीं। सभा में सिर हिला दिया। सब सोफे पे बैठ गए थे। रिया निहारिका के गोद में सिर रखकर बैठी हुई थी, बुरी यादों को याद करते, लेकिन निहारिका दिमाग को चोरी चल रहा था। दूसरी ओर लिंडा बार बार रेहान को फोन करते हुए जा रही थी। इससे रेहान और ज्यादा इरिटेट हो रहा था। होटल में लिंडा को अब बुरी तरह से गुस्सा आ गया था। उसकी असिस्टेंट अब बुरी तरह से घबरा हुई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैडम, आप शांत हो जाए, डरते हुए उसकी असिस्टेंट मालिया ने कहा। मैडम, आप उनके असिस्टेंट को कॉल करके पूछ लीजिए। मैंने उससे भी कॉल किया था, लेकिन वो भी नहीं उठा नहीं रहा। मालिया, चलो सीधे उन्हीं ऑफिस को ही चलते हैं। मैंने सोचा था उसे सरप्राइज दूंगी, लेकिन वो लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। कहते लिंडा अपनी असिस्टेंट के साथ होटल से बाहर निकल गई। सिंघानिया पैलेस में निहारिका गहरी सोच में डूबी हुई देख राजदीप ने कहा, निहारिका, तुम क्या सोच रही हो? निहारिका सोच से बाहर आई। उसने देखा कि सब उसी को ही देख रहे हैं। एक लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए कहने लगी, मुझे आप सभी से कुछ कहना है। सब लोग निहारिका को ही देखने लगे। मैंने आप सभी से एक बात छुपाई है, इसलिए मुझे आप लोगों को वो बात बतानी है। क्या? फिर से एक राज? मोम प्लीज, जितने भी राज है सब एक साथ बाहर निकाल दो। वैसे भी मुझे रिया मेरा मतलब है भाभी, हमारी बुआ की बेटी है। ये सुन के मैं तो पागल ही हो रहा हूँ। राहुल एकदम से बोल पड़ा। सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई पागल को ही देख रहे हो। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए प्रताप ने थोड़ी सीरियस में पूछा, क्या बात है बेटा, क्या बताना चाहती हो? 35 रिया की असली आइडेंटिटी। निहारिका की बात सुनकर प्रताप थोड़ा सीरियस में पूछा, क्या बात है, क्या बताना चाहती हो? निहारिका सबकी तरफ देखते हुए, रिया राजेश की बेटी नहीं है। ये सुनते ही सबके सब शॉक्ड। सब अपना मुंह खोले ही निहारिका को ही देखे जा रहे थे। राजदीप सोफे से उठते हुए हैरान होकर कहने लगा, निहारिका, ए तुम क्या कह रही हो? प्रताप भी शौक में पूछने लगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रिया राजेश की बेटी नहीं है? और उसकी बेटी नहीं है तो फिर उस वक्त तुम चुप क्यों थी? सच्चाई क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि
कोई भी इंसान अनु और रिया पर उंगली उठाए, अनु को भला बुरा कहते और राजेश तो अनु का जीना हराम कर देता। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, निहारिका जवाब देते हुए कहा। राजदीप जल्दी से आगे बढ़कर निहारिका बाजू को पकड़ के पूछने लगा, फिर रिया किसकी बेटी है? निहारिका आंखों में देखते हुए कहती है, रिया अनु और अभय भाई की बेटी है। ये सुनकर सबके सब एक बार फिर से शॉक में चले गए, यहाँ तक कि रिया भी। वो तो इतनी शॉक में थी कि उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। और अनु और भाई दोनों की शादी हो चुकी थी। वो लोग जानबूझकर शादी नहीं की थी। वो लोग बताना चाहते थे कि सब सच्चाई बता दे, लेकिन हो नहीं पाया। कुछ हालत ऐसे हो गए कि उन दोनों को शादी करनी पड़ी। और वैसे भी एक और सच भी था कि अनु भाई से बहुत प्यार करती थी। शुरू में भाई अनु से प्यार नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन दोनों की प्यार भी बढ़ती गई। आज उसका रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। ये सुना तो सब रिया को ही देखने लगे। इतने दिन, इतने सालों तक उन्होंने अनु के बेटी को ही प्यार किया था। जब भी राजेश का नाम सुनते तो वो गुस्से में तमतमाते थे। आज रिया अभय की बेटी है तो वो और भी ज्यादा खुश हो गए। वीर खड़े होकर एक गुरूर की भाव लेकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, राजेश आज तक इसलिए जिंदा है सिर्फ और सिर्फ रिया के वजह से, क्योंकि वो उसका पिता समझ रहे थे। इतने सालों तक मैं और भाई चुप इसलिए थे कि रिया को दुख ना पहुंचे, लेकिन ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। वीर पूर्णिमा और प्रताप की ओर मुड़कर बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, देखा माँ, पिताजी अभय जाने के बाद आप कहते थे ना कि काश अभय का कोई औलाद होता। देखिए आपके सपने सच में हकीकत बन चुका है। जो अभी भी पूर्णिमा और प्रताप दोनों के आंखों में आंसू बह रहे थे। वो तो सपने भी नहीं सोचा था उनका सच इस तरह सामने आएगा। सबके सब बहुत ज्यादा खुश थे और रिया तो आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी थी। रेहान उसे अपने बाहों में भर लिया और धीरे से सिर पर हाथ फेरने लगा। राहुल एकदम से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या रिया मामू के बेटी थी? बेटी थी? क्या मतलब है तुम्हारा की बेटी थी? वो अभी भी अभय मामू की ही बेटी है। रुद्र ने राहुल के सिर पर चपत लगाते हुए कहा। राहुल बात को ठीक करते हुए, हाँ मुझे पता है, मैं भी तो वही कहा है। रुद्र हैरानी से राहुल को देखा और मन में कहने लगा, क्या ए लड़का को इतना भी नहीं पता कि था मैं और है में बहुत फर्क है। राहुल खुशी में चहकते हुए फिर से कहने लगा, अरे वाह, कुछ देर पहले बुआ की बेटी से सरप्राइज हो गया था और अब मामू की बेटी से सरप्राइज हो रहा हूँ। हे भगवान, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। मुझे दो सरप्राइज, बाय वन गेट वन फ्री। राहुल की ये बात कहते हुए थोड़ा अजीब दिख रहा था, जैसे कि पुराना गाना है ना, कोई मुझे जंगली कहे, कहने को कहता रहे। हम सरप्राइज की दुनिया में गिर चुके हैं, तो हम क्या करें? ये सुन के सब लोग उसे एक बेवकूफ की तरह देख रहे थे। राहुल आगे कुछ गा पता तभी रेहान की कॉल्डी आवाज आई, वो मेरी बीवी है। तू अपनी ये गाना तुम्हारी गर्लफ्रेंड सामने सुना। जब रेहान के ये बातें सुनी तो सब उसकी ओर मुड़कर हैरानी से मुंह खोलकर उसे ही देखने लगे। वहीं निहारिका देख वो बहुत ही खुश थी। आज का दिन भी काफी अच्छा था। रिया भी खुश थी और उदास भी। तभी समीर रेहान के पास आकर कानों में कुछ कहने लगा। रेहान ने सुन हाँ में सिर हिला दिया। रेहान और रिया दोनों खड़े हुए और सबकी तरफ मुड़कर जाने के लिए इजाजत मांगी और सब लोग उनसे गले मिलकर, खास करके रिया। सबकी प्यार को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। सब उनको गुड बाय किया, वो वहां से चले गए। आधे घंटे में आरएस विला पहुंच गए। रेहान रिया की तरफ मुड़कर पूछने लगा, तुम ठीक हो? तुम थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? रिया उसको प्यार से गले लगाते हुए, आप टेंशन ना लीजिए, मैं ठीक हूँ, आप आराम से ऑफिस जाकर आइए। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। कुछ पल बाद दोनों अलग हुए और रिया अंदर की ओर चली गई। और अब रेहान के चेहरे पर कठोर भाव आ गया और वो गुस्से में ऑफिस की ओर निकल गया। रेहान के ऑफिस में रेहान तेजी कदमों के साथ ऑफिस के अंदर गया और अपनी कैबिन के अंदर आया। ऑफिस में एक आदमी पहले से ही बैठा था और उसके ओर देखे बिना कहा, किशोर, क्या खबर है? किशोर सीरियस एक्सप्रेस के साथ कहने लगा, बॉस, 20 साल पहले जो हादसा हुआ था वो सब प्रिप्लानिंग के साथ एक्सिक्यूट किया गया था, इसमें कोई भी हादसा नहीं है। रेहान बीच में ही, मुझे पता है किशोर की ये कोई हादसा नहीं और नहीं कोई मामूली सी दुश्मनी, इसके अलावा और कुछ। किशोर ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए, बॉस, हमें ये भी पता चला है कि मिस्टर राजेश और द डार्क किंगडम के अंडरवर्ल्ड डॉन रॉकी ध्रिलान के बीच कुछ बड़ी डील हुई थी। हमें ये भी पता चला है कि अनुजा मैडम के साथ जो भी हुआ था उन सबके पीछे अनीता और राजेश का ही हाथ है। इतना सुनते ही रेहान कुछ गहराई में सोचने लगा।
फिर कुछ पल बाद रेहान कहा, किशोर तुम हर एक छोटी बातें पता लगाओ और अनीता सक्सेना के ऊपर नजर रखना। किशोर उठते हुए कहा, यस बॉस। वो वहां से चला गया। 36 पे तीनों बनी बिन हनीमून। यहाँ रिया अपने कमरे में बैठकर वही सारे बातें को याद कर रही थी। तभी उसकी फोन रिंग करने लगी। जब उसने फोन स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही नाम को देखा तो उसकी फेस पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। हेलो लवी, रिया ने फोन उठाते हुए कहा। अरे यार, तू कहाँ है? मेरी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं थोड़ी बिजी थी लवी। बता क्या बात है और तू क्या कर रही है? रिया ने फिर से सवाल करते हुए पूछा। अरे, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए पूछा था कि क्या तुम फ्री हो? लवी ने पूछा। हाँ, मैं फ्री हूँ, रिया ने जवाब देते हुए कहा। फिर हम शॉपिंग पे चलते हैं। देख मना मत करना, लवी ने कहा। रिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है, चलते हैं, मैं रेडी होकर आती हूँ। लवी कहा, ठीक है। आरएस ऑफिस। एक लड़की जो ब्लू कलर का बिल्टॉक्सी ब्रांड के वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। गोरा रंग, होठों पे डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों पे ब्लैक गोगल पहने, 7 इंच का सैंडल पहन की टक-टक आवाज के साथ ऑफिस के अंदर आई। वो एक नज़र में पता चल जाता है कि उसके अंदर कितना घमंड कुट-कुट कर भरा है। अपनी असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। वो अपनी मैडम की बात सुनकर रिसेप्शन पर जाकर पूछने लगी। एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर सिंघानिया कहाँ पर मिलेंगे? असिस्टेंट ने पूछा। मैम, क्या आपने अपॉइंट ली है? रिसेप्शनिस्ट ने सवाल करते हुए पूछा। असिस्टेंट ने एक नज़र लिंडा की ओर डाली जो रिसेप्शन की बातों से आग बबूला हो रही थी। ए देख मालिया थोड़ा घबरा गई, फिर जल्दी से सवाल करते हुए पूछा, देखिए मिस, मिस्टर सिंघानिया हमारे बॉस को जानते हैं, इसलिए आप बस वह कहाँ है बता दीजिए, हम खुद ही मिल लेंगे। सॉरी मैम, हम बिना अपॉइंटमेंट के किसी को बॉस से नहीं मिलवा सकते। जब लिंडा ने ये सुना तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और चिल्लाते हुए कहने लगी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे मना करने की? तुम्हें तुम्हारी नौकरी की फिक्र ही नहीं है। सब लिंडा की बात सुनकर वहां काम कर रहे सब लोग उन्हें ही देखने लगे। जब रोमा ने ये आवाज सुनी तो वो जल्दी वहां आ गई। रोमा ने देखा कि कोई लेडी रिसेप्शनिस्ट से गुस्से में डांट रही है। ए देख रोमा वहां आकर पहले लिंडा को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा, फिर पोलेटली से जवाब दिया, मैम प्लीज आप शांत रहिए, बॉस अभी मीटिंग में बिजी हैं, 1 घंटे के बाद ही फ्री हो सकते हैं, आप चाहो तो वेट कर सकती हैं, आप आइए मेरे साथ। लिंडा को शांत करा के उसको वेटिंग रूम में लेकर चली गई और उससे यह वेट करने को कहकर रोमा वहां से चली गई। रेहान अपने मीटिंग में बहुत बिजी था, उसके चेहरे पर सीरियसनेस साफ दिखाई दे रही थी। एक क्लाइंट ने कहा, सर, हमने ऑलमोस्ट बिजनेस को 70% प्रॉफिट बना लिया है और आगे भी ऐसा ही होगा बॉस। रेहान अपना हाँ में सिर हिलाकर आगे कहा, वेल डन मिस्टर गर्ग, आपने और आपके टीम भी ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहता हूं कि इससे भी बेहतर हो। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी बेहतर तरीके से हो, मिस्टर गर्ग ने खुशी से कहा और सामने बैठे इंसान को देखकर हल्की सी मुस्कुराया और वो इंसान गुस्से में उसे ही घूर रहा था। अब रेहान मिस्टर पांडे की तरफ मुड़ा जो वो डर के मारे पसीने छूट रही थी। रेहान उससे देखकर, मिस्टर पांडे, इतना ही कहा था कि मिस्टर पांडे डरते हुए कहने लगे, सर मैंने पूरी कोशिश की है टारगेट को कंप्लीट करने, लेकिन उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या मिस्टर पांडे? रेहान थोड़ा गुस्से में कहा। लेकिन मिस्टर पांडे कुछ नहीं बोले। ये आखिरी बार है, सबको एक मौका दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो आप रिजाइन करके जा सकते हैं। इतना कहकर रेहान मीटिंग खत्म करके वहां से अपनी कैबिन के अरे चला गया। रेहान कैबिन में आके बैठ गया, तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, रेहान समीर के साथ कुछ डिस्कस करते हुए कहा। तभी लिंडा अंदर आते हुए कहा, हे बेबी, रेहान कैसे हो? एक लड़की की आवाज सुनकर दोनों उस ओर देखने लगे। समीर तो हैरानी से लिंडा को ही देख रहा था। लिंडा बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर रेहान से गले लग गई। इससे रेहान बहुत ज्यादा चीड़ गया लेकिन कुछ नहीं कहा। लिंडा ने कहा, रेहान मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? पता है मैंने कितनी बार फोन किया था और आपके असिस्टेंट को भी कॉल किया था, उसी ने भी कॉल नहीं उठाया, बिजी था। इतना ही जवाब देके चुप हो गया। रेहान मैंने हयात होटल में रुकी हूँ, तुझे पता है तेरी याद कितनी आ रही थी, तुमने तो मुझे फोन भी नहीं किया और नहीं एसएमएस। लिंडा झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। रेहान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लिंडा कौन है, किसकी बेटी है, कितनी अमीर है,
अब रेहान को बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगी थी। कुछ कहने ही वाला होता है, तभी समीर की फोन रिंग करने लगी। जब उसने दूसरी ओर से आवाज सुनी तो उसने जल्दी से रेहान के कानों में धीमी आवाज में कहा, बॉस, मिस्टर बेदी वेट कर रहे हैं। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा था। हाँ में सिर हिलाकर वो सीधा खड़ा हुआ और लिंडा से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। समीर ने भी जल्दी से उठकर लिंडा को बाय कहते हुए कहा, आई एम सॉरी लिंडा, मेरा एक मीटिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें जाना होगा। और जल्दी से वहां से रेहान और समीर दो ही चले गए। ए देख लिंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो भी पैर पटकते वहां से चली गई। जीटी मॉल में मॉल के बाहर लवी रिया के इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक मर्सिडीज बेंज आकर रुकी और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। पिंक कलर की साको शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। दूसरी ओर डोर से दूसरी लड़की निकली। वो एक ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहन रखी थी। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। लवी जब दूसरी लड़की को देखा तो वो खुश होकर जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, री, तू आ गई। रिया भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं आ गई और मुझे तुमसे किसी से मिलवाना है। ए सुन, लवी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। रिया पिंक ड्रेस पहन हुई लड़की की तरफ मुड़कर उसका हाथ पकड़ते हुए लवी के पास आकर दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, लवी, मीट माय हनी सिम्मी, और सिम्मी को कहती है सिम्मी, ये है लवी। दोनों एक दूजे को हाय हेलो करते हैं, लेकिन लवी अभी भी कंफ्यूज थी। रिया समझ गई कि लवी क्या सोच रही है। उसने जल्दी से शॉर्टकट में बता दिया कि सिम्मी और वो 4 साल की थी तब से हमारी दोस्ती है, लेकिन कुछ हालात की वजह से दूर होना पड़ा और सिम्मी भी पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई। बाकी का बातें तुझे आराम से समझाऊंगी, ठीक है? और लवी भी खुशी से मान गई। सिम्मी कहती है, पहले कुछ खाते हैं, बाद में शॉपिंग करेंगे। और वो दोनों हाँ में सिर हिला दिया। लवी थोड़ी क्यूरोसिटी से रिया को पूछती है, री, तुम सिमरन को हनी क्यों कहती हो? रिया के बदले में सिमरन जवाब देती है, वो हम बचपन में खेलते खेलते एक दूसरे को निकनेम रख दिया। रिया ने मुझे हनी रख दिया और मैंने रिया को मून रख दिया। और वो दोनों हंसने लगी, लेकिन लवी जुटी मुंह फुलाकर बैठ गई। वो दोनों लवी को इस तरह देखकर वो एक दूसरे को देखने लगी। रिया ने पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे मुंह फुला रही हो? लवी झूठी नाराजगी से कहती है, तुम दोनों ने अपने अपने नाम रख लिए लेकिन मुझे नहीं रखा। ए सुना तो वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। सिम्मी प्यार से लेकिन कुछ सोचते हुए कहा, वेट, मैं रखती हूँ। हाँ याद आया, आज से तुम्हारा नाम बिन होगा, बिन हनीमून। पहले तो लवी को समझ ही नहीं आया, लेकिन रिया समझ गई थी। कुछ देर बाद उसका दिमाग की बत्ती जली, फिर वो भी मुस्कुराने लगी। वाह, कितना अच्छा नाम है ना, बिन हनीमून, लवी चाहते हुए कहने लगी। और वो तीनों शॉपिंग करने चली गई। शॉपिंग करते वक्त भी उनके हंसी मजाकिया चल रहता था। इसके बीच लवी और सिमरन की दोस्ती मजबूत बन गई थी, मानो वे दोनों सालों से फ्रेंड्स हो। तीनों अपनी अपनी चॉइस के कपड़े देख ही रहे थे कि पीछे से किसी ने रिया को ताने मारते हुए आवाज आई। 37 कियारा ने किया रिया की बेइज्जती। तीनों अपनी अपनी चॉइस के कपड़े देख ही रहे थे कि पीछे से किसी ने रिया को ताने मारते हुए आवाज आई। खाने के लिए ढंग से खाना नहीं मिलता और ऊपर से इतने बड़े बड़े मॉल में आकर खरीदारी करते हैं। क्या जमाना है। जब रिया ने ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो समझ गई वो कौन है। लवी और सिम्मी नहीं सुनी थी, क्योंकि वो दोनों ड्रेसेस को देखते देखते दूसरी सेक्शन में चली गई थी। रिया उसकी बजट में ही कपड़े लेना था, उसकी बजट में आने वाली कपड़े को ही देख रही थी। जब दिशा की नज़र रिया के ऊपर पड़ी तो उसको जलील करना एक और मौका मिल गया था। वैसे पिछली बार कैंटीन में जो हुआ था वो नहीं भूल सकती थी, इसलिए उसको ऐसे ही जाने दे भी नहीं सकती थी। रिया पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने दिशा खड़ी थी और उसकी साइड में एक और लड़की खड़ी थी, लेकिन रिया उसे नहीं जानती थी। रिया बस दिशा को ही देखे जा रही थी। दिशा बड़े ही घमंड के साथ चलकर उसके सामने आकर रुक गई। उस शॉप में वकस एक नज़र उन दोनों पर डालते तो कभी अपना काम करने लगते। दिशा अपनी फुल एटीट्यूड के साथ कहने लगी, पता है दी, ये जो सामने खड़ी लड़की है ना, इतनी बेशरम है कि पूछिए मत, किसी को भी नहीं छोड़ती। अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाकर आदमी को फंसा लेती है। अब तो अधेड़ उम्र का अंकल से भी शादी कली है। दिशा के साइड में खड़ी लड़की वो दिशा की बहन थी। जब दिशा ये सब बोल रही थी तब एंटर डोर के पास खड़ी सोनिया भी सुन लिया था। सोनिया जब ये सुना तो उसको भी मौका मिल गया कि रिया को इंसल्ट करने का राज का बदला जो लेना था। उसके चेहरे पर नफरत की छवि साफ दिख रहा था और मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी।
सोनिया जानबूझकर इतनी तेज आवाज में क्या इतनी जोर से चिल्लाई कि सब लोग, आते जाते लोगों का भी ध्यान उनकी तरफ चली गई। रिया, दिशा का भी ध्यान सोनिया की तरफ गई। काम कर रहे वकस भी अब अन पर ही निगाहें टिकी हुई थी। सोनिया झूठी फिक्र करते हुए कहने लगी, क्या तुम क्या कह रही हो? मेरी छोटी बहन एक अंकल से शादी कर ली है। हे भगवान, रिया तूने क्या किया है? पैसों के लिए ये सब किया। मुझे पता है रिया कि तुम राज से प्यार करती हो, लेकिन उसने तो साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। मानती हूँ कि राज एक रिच पर्सन है, हैंडसम है, लेकिन तुम मुझसे जलने की कोई जरूरत नहीं थी रिया। अगर तुम हमसे कहती कि तुझे एक पैसे वाला आदमी के साथ शादी करना है तो हम सब मिलकर एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवा देते। इतनी बड़ी कदम उठाने की क्या जरूरत थी? रिया अब उसकी बकवास सुनकर पक चुकी थी। उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाना चाहती, वो वहां से जा पाती। दिशा ने उसे रोक लिया। अब रिया को तेज गुस्सा आ रहा था। दिशा उसे रोकते हुए कहने लगी, अरे अरे रुको, कहाँ जाने की जल्दी है तुम्हें? कहीं अंकल के लिए तो भागी नहीं जा रही हो? अरे थोड़ा अपने आप को आराम दो। कितना अंकल को आगे कुछ कह पाती एक जोरदार टप्पड़ की आवाज चटाक पूरी शॉप में गूंज उठी। दिशा के साथ आई वो लड़की ने देखा कि दिशा को थप्पड़ मारा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी गुस्से में आकर एक थप्पड़ रिया को जड़ दिया और गुस्से में कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन पर हाथ उठाओ? हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, 2 टके की लड़की, उसने क्या गलत कहा? सही तो कह रही है। तुम जैसी मिडिल क्लास लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, खुद तो गंदे काम करने से बाज नहीं आते हो और ऊपर से थप्पड़ मारने की हिम्मत भी करते हो। वहीं दूसरी ओर रेहान मिस्टर बेदी की मीटिंग कर रहा था। मिस्टर बेदी खुश होते हुए कहने लगे, मिस्टर सिंघानिया, सच में हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ काम करने के लिए मान गए। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू सो मच। वैसे मिस्टर सिंघानिया, कल मैंने पहला वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आए। रेहान एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कहा, ठीक है मिस्टर बेदी, हम आएंगे। ओके मिस्टर बेदी, अब हम चलते हैं। दोनों तरफ से हैंड शेक किए। यहाँ शॉप में दिशा की बहन रिया को गुस्से में गालियां दे रही थी। रिया के आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में दिशा के बहन को ही देख रही थी। वहीं खड़ी दिशा और सोनिया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब दिशा की बहन को अब रिया के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लगा और एक थप्पड़ मारने ही जा रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। सब लोग जो खड़े होकर इतनी देर से रिया को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहे थे, वे सभी उस ओर देखने लगे जिस ओर किसी ने दिशा की बहन का हाथ पकड़कर खड़ा था। रिया जब नजरें उठाकर उस ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दिशा बहन के पीछे सिम्मी खड़ी थी। दिशा बहन पीछे मुड़कर देखती है। जब उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके साइड लवी खड़ी थी और उसके पीछे समीर खड़ा था और सिम्मी के पीछे रेहान। दिशा और सोनिया को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो दोनों कंफ्यूज होकर देख रही थी। सिम्मी गुस्से में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी मून रिया को के ऊपर हाथ उठाया। लगता है तुम लोगों को पैसों की भूत बहुत चढ़ी है। इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है पैसों की भूत उतारना। सिम्मी उसका हाथ झटक कर रेहान की तरफ मुड़कर कहती है, भैया पैसों की भूत है ये लोग, तो सॉल्यूशन आपको तो पता ही है। इतना कहकर दिशा के बहन की ओर मुड़कर फिर से कहने लगी, तुमने क्या कहा था? ओह हाँ, मिडिल क्लास के लोग, इसका मतलब है आप लोगों को मिडिल क्लास लोगों से नफरत है ना मिस की या रा? मैं सही कह रही हूं ना? रेहान बस रिया को ही देख रहा था, जो आंखों में आंसू लिए उसको ही देख रही थी। कियारा कहने की कोशिश करती है, मैंने ऐसा कुछ, मेरा मतलब वो नहीं था। हालांकि कियारा भी कंफ्यूज थी कि इस 2 टकी की लड़की को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है और सिमरन इस लड़की को कैसे जानती है। वहां खड़े 2 लोग यानी कि दिशा और सोनिया को तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। वो लोग ये सीन देखकर डर लग रहा था। दिशा रेहान को पहचानती थी, वो भी कियारा की वजह से। कियारा जो उसे प्यार करती थी। दिशा भी कंफ्यूज थी कि कियारा को क्यों गुस्से में देख रहे हैं और इस बिचर को सपोर्ट कर रहे हैं। दिशा, कियारा को लगता है कि रिया शायद सिमरन की दोस्त होंगी और रेहान किसी और के काम के वजह से आया होगा। सोनिया जब रेहान को देखा वो तो पागल ही हो गई। इतना हैंडसम चेहरा आज तक कहीं नहीं देखा था। कियारा भागकर रेहान के पास जाती है और रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, रेहान, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है।
उस फूहड़ लड़की ने ही मेरी बहन को तप्पड़ मारा था। कुछ पल के लिए दिशा भी कुछ पल के लिए घमंड में आ जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि रेहान दीदी की बात मान जाएगा, लेकिन उसका खुशी एक पल में ही हवाएं हो गई। जब रेहान कियारा को गुस्से में देखा तो वो डर के मारे 3 कदम पीछे हो गई। अब उसका आँख ही गुस्से में लाल हो चुकी थी। रेहान कियारा को घूरते हुए रिया की ओर बिना देखे ही दाहिने हाथ आगे रिया की तरफ बढ़ाता है। रिया ने देखा कि रेहान उसके तरफ हाथ बढ़ाया है, तो इसका मतलब वो समझ गई। वो धीरे से रेहान के तरफ जाने लगी। जैसे जैसे उसके कदम रेहान की ओर जा रहे थे, उसी तरह सब के सब हैरान होते जा रहे थे। कियारा, दिशा और सोनिया, इन लोगों को तो काटो तो खून नहीं, ऐसा हालत था। उनके चेहरे पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। जब रिया रेहान के पास गई तो रेहान उसका हाथ पकड़ के झट से अपनी बाहों में ले लिया। ये देख कियारा का दिल धक से रह गया। 38 रेहान गुस्से में। जब रिया रेहान के पास गई तो रेहान उसका हाथ पकड़ के झट से अपनी बाहों में ले लिया। ये देख कियारा का दिल धक से रह गया। तभी सिमरन कियारा की ओर देख कहा, भले ही तुम मेरे भाई की बचपन की दोस्त होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई के ऊपर अपने नजरें उड़ाए बैठी रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? हाँ, खैर जो भी हो, लेकिन मेरी मून के ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। रेहान रिया को अपनी बाहों में लिए ही कियारा को आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था, मानो आंखों से ही उसकी जान ले ले। रेहान गुस्से में धीमी आवाज लेकिन खड़क में कहा, समीर, मुझे अभी के अभी खन्ना और कापूर की बर्बादी चाहिए। मुझे ये बात कियारा की आंखों में देखकर ही कहा था। कियारा जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ के समझाने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रेहान कैसे मानने वाला था? रेहान को देखकर ही सबकी हाथ पैर कांप रहे थे। फिर भी हिम्मत करके कियारा रेहान से कहती है, रेहान, तुम इस तरह नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, लेकिन तुम इस लड़की के लिए हमसे इस तरह की बर्ताव करोगे? तुम्हें पता है राजदीप अंकल और मेरे पापा दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, है ना? कियारा आगे कुछ कह पाती उसकी बात को बीच में काटते हुए सिमरन कहने लगी, ओ ओ ओ वेट वेट, होल्ड ऑन बेबी, होल्ड ऑन। तुम बीच में मेरे डैड और तुम्हारे डैड को मत घिसटना, ओके? वो तो दोस्त हैं, लेकिन तुम एक दोस्त होने की भी लायक नहीं हो। और अभी की तो बात मत करना, तुम्हारी असलियत देख चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम मेरी मून की लायक नहीं हो, समझी? और क्या कहा था? राजदीप अंकल और आपके डैड दोनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ, वेट, इसको भी डेमो के साथ दिखाती हूँ। सिमरन अपनी फ़ोन निकालकर राजदीप को कॉल लगाकर स्पीकर ऑन करके रख देती है ताकि सबको सुनाई दे। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। सामने से राजदीप की आवाज़ आई, हेलो गुड़िया, क्या हुआ बेटा, अभी कॉल किया है? कुछ चाहिए था क्या बेटा? सिमरन बड़ी सी स्माइल करते हुए, हाँ 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 डैड, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने तुम्हारी लिटिल प्रिंसेस को बहुत ही बुरी तरह से बदतमीजी की है डैड। उद्धरण चिन्ह। राजदीप हैरान से, क्या रिया को बुली किया है? कौन, किसने किया है? जब ऐसे बातें वहां खड़े सभी लोग के चेहरे का हवाएं उड़ चुकी थी। कियारा के चेहरा अब पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। सिमरन ने बताते हुए, वही डैड, आपके दोस्त है ना, मिस्टर कपूर की बेटी मिस कियारा कपूर ने किया है। राजदीप ने कहा, रेहान कहाँ है? क्या उसे पता है ये सब? सिमरन जवाब देते हुए, हाँ डैड, भाई यहीं पर ही है। भाई की मीटिंग के लिए यहीं आए थे, हम यहीं पर मिल गए हैं। लेकिन डैड, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है डैड। रेहान को पता नहीं है क्या करना है। उन लोगों की इतनी हिम्मत है कि हमारे घर की बेटी को बुली कर सके। रेहान को बोलो इसका जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। इतना कह के राजदीप गुस्से में कॉल काट देता है। वहां खड़ा हर एक बंदा समझ चुके थे कि वे लोग कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे। अब इन तीनों को तो कोई नहीं बचा सकता। फोन काट के सिमरन कियारा कराफ मुड़ी, जो पूरी तरह से कांप रही थी। तो मिस कियारा, अब क्या कहना चाहोगी आप? कियारा जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सिम्मी ने उसे वहीं रोक दिया। मिस कियारा, आपको नहीं लगता कि दूसरों के पति को भी छूना भी गलत बात है? कियारा इस बात को ना समझी से सिमरन को देखने लगी। देख सिमरन एक बड़ी स्माइल पर के साथ कियारा को देखा और फिर रेहान की तरफ मुड़ी, जो अभी भी गुस्से में उन लोगों को ही घूर रहा था। भाई, क्या करना चाहोगे आप? सिमरन रेहान से कहती है। अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब भी सिमरन गुस्से में आती थी तो वो बिल्कुल रेहान की कॉपी लगती थी। रेहान ने एक नज़र सिमरन पर डाला और वो तीनों लड़कियों पर फिर समीर की तरफ मुड़कर, आज ये काम हो जाना चाहिए, पाउटिंग पाउटिंग। समीर जल्दी में, ओके बॉस, हो जाएगा।
रेहान पहले अपनी गहरी आंखें कियारा पर डाली और फिर सोनिया पर और दिशा पर। रेहान ऐसे देखने पर वो तीनों वहीं जम सी गई थी। दिशा पता नहीं उसका दिमाग कहाँ छोड़ के आ गई थी कि शेर की गुफे में हाथ डाल दिया। आगे बढ़कर जल्दी में कहने लगी, मिस्टर रेहान आप इस लड़की की जाल में ना फंसिए। ये लड़की आदमियों को फंसाने में माहिर है और ये इतनी बेशरम है कि अपनी पति को छोड़कर आपसे चिपक रही है। अब ये एक शादीशुदा है, उसने एक अधेड़ उम्र का आदमी से शादी की है। ये तो उस आदमी को बिस्त। चटाक फिर से तप्पड़ की आवाज़ आई। फ्लश्ट ए तप्पड़ सिम्मी ने दिशा को मारी थी। जब दिशा ने देखा कि सिम्मी ने उसे तप्पड़ मारा है तो वो पूरी तरह से गुस्से में लाल हो गई। आप मुझे टप्पड़ मारने की हिम्मत की और वैसे भी इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाए। और इस घटिया लड़की के लिए, और ये शब्द इतनी तेज आवाज़ में कही थी कि सब हैरान रह गए। सच में इस लड़की में गट्स बहुत हैं। सब लोग इस तरह की बातें करने लगे। अब रेहान किसी भी हालात में उसका गुस्सा भी फूट सकता था। दिशा फिर से कहने लगी, अच्छा हुआ कि इस फूहड़ को बुढ़ा आदमी शादी कली है। मैं बहुत खुश हूँ इसकी बर्बादी देखने के लिए। ब्लडी बिच, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि सब लोग पीछे हट गए। जब दिशा ने सुना तो मानो उसका पैर जमीन में ही जम गए हो। अब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर क्या कह दिया है। रेहान तेज तर्रार आवाज़ के साथ कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी ही सामने मेरी बीवी को घटिया शब्द यूज़ कर रही हो। हाँ, पाउटिंग। रेहान के मुंह से बीवी नाम सुना तो सोनिया, दिशा और कियारा की सिट्टी पिट्टी गुल ही हो गई। खास करके कियारा, उसको ऐसा लगा जैसे उसके सीने से दिल ही किसी ने निकाल दिया हो। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। रेहान गुस्से में सबकी ओर देखा तो सब अपने अपने काम करने लगे। और समीर की ओर देखा, समीर भी हाँ में सिर हिला दिया। सोनिया के कानों में बार बार रेहान कही हुई बीवी शब्द ही गूंज रही थी। रेहान रिया को लेकर वहां से चला गया। गाड़ी में समीर, रेहान और रिया थे और सिमरन की गाड़ी में सिम्मी और लवी दोनों थे। वे अपने अपने रास्ते चले गए। दूसरी ओर खन्ना बंगलों में यहाँ आनंद खन्ना फोन पर अपनी असिस्टेंट के ऊपर बहुत ही तेज गुस्से में चिल्ला रहे थे। ये सब कैसे हुआ और किसने किया? असिस्टेंट कहा, सर पता नहीं, लेकिन सब शेयर होल्डर अपने अपने शेयर को वापस ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अब शेयर तेजी के साथ नीचे गिरते ही जा रहे हैं, इसलिए वो सब वापस ले रहे हैं। वहीं कपूर मेंशन में राघवेंद्र कपूर की भी वही हाल था। उनका भी शेयर गिरते ही जा रहे थे। उसको भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ खन्ना बंगलों में आनंद बहुत ज्यादा परेशान में नजर आ रहा था। वो जल्दी अपनी कंपनी के लिए निकल गया। वो जाते ही 2 मिनट के बाद पुलिस वैन खन्ना बंगलों के सामने आकर रुकी। उसमें एक पुलिस ऑफिसर और एक लेडीज कांस्टेबल और एक जेंट्स कांस्टेबल था। वो सीधे अंदर हाल में गए। उन्हें ऐसी आता देख मिसेज खन्ना बहुत ज्यादा परेशान में आ गई। आखिर आज हो क्या रहा है? सिर्फ 3 घंटे में इतना प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो गई? मिसेज खन्ना सोच ही रही थी कि तभी पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आई। मिसेज खन्ना, हम आपकी बेटी को अरेस्ट करने आए हैं। क्या आप मिस दिशा को बुला सकती हैं? ऑफिसर ने कहा। ए सुन मिसेज खन्ना शॉक में चली गई। अरेस्ट? कैसा अरेस्ट? आप किस बात पे अरेस्ट करने आए हैं? मिसेज खन्ना हैरान से पूछने लगी और बहुत ही ज्यादा घबराई हुई भी थी। 39 दिशा पहुंची जेल में। अरेस्ट? कैसा अरेस्ट? आप किस बात पे अरेस्ट करने आए हैं? मिसेज खन्ना हैरान से पूछने लगी और बहुत ही ज्यादा घबराई हुई भी थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा, मिस दिशा के ऊपर कंप्लेंट किया गया है कि उन्होंने मिस्टर रेहान सिंह की बीवी पर मारने की और कल माल में उसको मेंटल प्रॉब्लम देने की कोशिश की है, इसलिए हम अरेस्ट करने आए हैं। मिसेज खन्ना सुन हैरान होकर बुदबुदाने लगी, मिस्टर रेहान सिंह की बीवी? वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो भागकर दिशा के कमरे में चली गई। जब उसने देखा कि दिशा कहाँ है, वो हैरान रह गई। दिशा दुनिया से बेपरवाह अपने बेड पर आराम से सो रही थी। ये देख मिसेज खन्ना को तेज गुस्सा आने लगा। वो जल्दी से जाकर उसको जगाने लगी। दिशा, 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 उठ जा, जल्दी उठ दिशा, दिशा। दिशा ना उठने से मिसेज खन्ना और ज्यादा गुस्से में आ गई। वो सीधे ग्लास में पानी लेकर दिशा के चेहरे पर उडल दिया। इससे दिशा हड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई और चिल्लाते हुए कहने लगी, व्हाट द हेल। जब उसकी नज़र अपनी मोम पर पड़ी है तो वो थोड़ी चीरते हुए कहा, मोम, आप ये क्या कर रही हैं? मिसेज खन्ना गुस्से में दिशा की हाथ को पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए कहने लगी, अरे मुझे पहले ये बता कि कल। आगे कुछ कहने वाली थी कि तभी पुलिस वहां पर ही आ गए।
ए देख, मिसेज खन्ना को गुस्सा और डर साफ नजर आ रहा था। दिशा तो डर के मारे बेहोश ही होने वाली थी। पुलिस ऑफिसर ने जल्दी से लेडीज कांस्टेबल को दिशा को लेकर आने के लिए कह दिया। वो लेडीज कांस्टेबल जाकर दिशा को हथकड़ी डालने लगी। तभी मिसेज खन्ना ने उनको रोकते हुए कहने लगी, अरे नहीं, प्लीज आप रोकिए। ए क्या कर रही हैं आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। इंस्पेक्टर ऑफिसर, आपको गलत फहमी हुई है। दिशा को अरेस्ट करके ले जा रहे थे, मिसेज खन्ना उनके पीछे पीछे जाते हुए कहने लगी। पुलिस बिना कुछ कहे दिशा को वहां से ले गए। मिसेज खन्ना घबरा हुई मिस्टर खन्ना को फोन लगा के सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत ज्यादा हैरान परेशान था। RS विला में रेहान रिया के हाथ पकड़कर सीधे अपनी कमरे में ले गया और अपनी सामने खड़ा करके उसको देखने लगा। रिया बस चुपचाप खड़ी होकर नीचे जमीन की ओर देख रही थी। तुमने उन लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाया? तुम यानी कि मेरी रेहान सिंघानिया की बीवी हो, न कि अरेगेरे की समझी। रेहान थोड़ी गंभीर लहजे में कहा। रिया रेहान की ओर देखते हुए कहा, मैं सिखाने वाली थी, लेकिन तुमने नहीं किया है ना? रेहान उसकी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, देखो स्वीटीफे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बुली करे, और वैसे तुम किसकी बैठी हो, एक अभी मत भूलना, समझी? रेहान ने बात बहुत ही प्यार से कहा था। इससे रिया को रेहान के ऊपर और ज्यादा प्यार आने लगा। रिया रेहान को गले लगाते हुए कहने लगी, जी हब्बी, आज के बाद मैं कभी भी आपको शिकायत की मौका नहीं दूंगी। और वो कुछ सोचकर रेहान से पूछने लगी, हब्बी, आप माल में कैसे क्या कर रहे थे? आप वहां कैसे आए थे? फ्लैशबैक। रेहान और समीर दोनों मीटिंग कंप्लीट करके वापस जा रहे थे। तभी सिम्मी की नज़र रेहान पर पड़ी। उसने जल्दी से रेहान के पास चली गई। रेहान और समीर दोनों सिम्मी और लवी देखकर वहीं रुक गए। सिम्मी पूछते हुए, भैया, आप यहाँ मीटिंग के लिए आया था? आप दोनों यहाँ? रेहान ने पूछा। हाँ भाई, मैं, मून और बीन, हम तीनों शॉपिंग पर आए हैं। मून तो उस शॉप के अंदर है। सिम्मी अपनी उंगली से पॉइंट उस ओर किया जिस ओर रिया थी। जब वो चारों उस ओर देख रहे थे, लेकिन उस शॉप के सामने भीड़भाड़ देखकर उनको अजीब लगा और जल्दी से वे भी उस ओर चले गए। फ्लैशबैक एंड। रेहान रिया को प्यार से देख रहा था, जो ये सारी बातें सुन रही थी। वो रिया की नाजुक गाल को धीरे धीरे से सहलाया, फिर उसको किस करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच कुछ देर इसी तरह से किस में डूबे हुए थे। तभी रेहान का फोन बजने लगा। आवाज को सुन वो दोनों दूर हुए। रेहान बहुत ही प्यार से बाल को ठीक करते हुए उसे कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रिया हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई और रेहान स्टडी रूम चला गया। यहाँ कपूर फैमिली में भी कम परेशान नहीं था। कियारा अपने कमरे के अंदर से बंद कर लिया था। मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर दोनों ही कियारा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मिस्टर कपूर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मिसेज खन्ना मिसेज कपूर को कॉल किया, हेलो दीदी, क्या कर रही हैं आप? दीदी यहाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान में हूँ। मिसेज कपूर ने पूछा, क्या हुआ दीपा, तू कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। दीपा आज जो भी कुछ हुआ वो सब मिसेज कपूर को बता दिया। ये सब सुन वो भी हैरान हो गई। मिसेज कपूर और दीपा यानी कि मिसेज खन्ना दोनों बहनें हैं। मिसेज कपूर जाकर अपनी पति से ये सारे बातें बता दिया। अब क्या था, वो भी शॉक्ड हो गए। अब उन सबके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चारों जल्दी में सिंघानिया पैलेस में पहुंचे। वो चारों अंदर पहुंचे तो हाल में रेहान के दादाजी और दादी जी दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। वीना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। निहारिका सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। तब उसकी नज़र उन चारों लोगों पर पड़ गई। उसके माथे पर सिकन आ गए। फिर भी उन लोगों को अंदर आकर बैठने के लिए कहा। निहारिका इन लोगों से कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं थी। फिर राजदीप की दोस्त होने की वजह से वो हमेशा चुप रहती थी। उन चारों को तो तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। मिस्टर कपूर ने आगे आकर बोलना शुरू कर दिया। मिस्टर सिंघानिया रेहान के दादाजी की ओर देखते हुए, हमसे क्या गलती हुई है जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। दादाजी बस उन लोगों को ही घूरे जा रहे थे। उनको भी पता चल गया था कि क्या हुआ था। तब तक राजदीप भी आ गया था। 40 खन्ना और कपूर की बर्बादी। दादाजी बस उन लोगों को ही घूरे जा रहे थे। उनको भी पता चल गया था कि क्या हुआ था। तब तक राजदीप भी आ गया था। राजदीप आते हुए कहा, आप लोग यहाँ कैसे आना हुआ? मिस्टर कपूर गुस्से को निगलते हुए कहा, राजदीप, हमारे साथ ऐसे क्यों किया? आखिर हमारी गलती क्या है? हमारी दोनों बच्चियों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो?
सबसे बड़ी मुद्दे की बात, आपने झूठ क्यों कहा कि रेहान शादी कर चुका है? आखिरी बात को सुनकर सब हैरान हो गए। राजदीप आगे आते हुए कहा, सबसे पहली बात, तुम खुद ही क्यों नहीं पूछते अपनी बेटियों से कि उन लोगों ने क्या क्या किया है, खास करके दिशा। और दूसरी बात, आप खुद ही अपनी बेटी को समझाता क्यों नहीं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरा बेटा शादी कर चुका है और वो अब शादीशुदा है। ए सुन मिस्टर कपूर भड़कते हुए कहने लगा, क्या मतलब है राजदीप तुम्हारा? क्या मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी करने के लायक नहीं है? वो बचपन से प्यार करती आ रही है, इस तरह दिल मत तोड़ो उसका। हमने तो नहीं कहा कि आओ और मुझसे प्यार करो। ए आवाज़ मैन दरवाज़ा से आई थी। सब लोग ने उस आवाज़ की डायरेक्शन और देखने लगे। जब सब ने देखा कि दरवाज़ा पर कोई और नहीं बल्कि रेहान खड़ा था। रेहान जब स्टडी रूम में गया तो उसको समीर की फ़ोन आया था। समीर ने पहले से ही सब बता दिया था कि मिस्टर कपूर और मिस्टर खन्ना दोनों परिवार सिंघानिया पैलेस आ रहे हैं, इसलिए रेहान वहीं पर ही आ गया। इस मैटर को रेहान के परिवार आराम से हैंडल कर सकते थे, लेकिन रेहान चाहता था कि ये मैटर खुद वहीं हैंडल करे। आफ्टर ऑल ये मैटर तो उसकी बीवी की थी, ऐसे कैसे छोड़ सकता था? रेहान बड़े बड़े कदम के साथ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और सबके ओर एक नज़र डाली और मिस्टर खन्ना और मिस्टर कपूर को देखने लगा। मिस्टर कपूर और मिस्टर खन्ना दोनों ही अंदर डर रहे थे, लेकिन उन दोनों की बीवियों का गुस्से कोई सीमा नहीं था। मिसेज कपूर थोड़ी ऊंची आवाज में कहने लगी, रेहान, तुमने ऐसे क्यों किया? मेरी बेटी तुमसे पागलों की तरह प्यार करती है। रेहान ने थोड़ा गुस्से में कहने लगा, किसने कहा है कि वो मुझसे प्यार करे? और वैसे भी मैं क्यों उस पागल लड़की से प्यार करूं? आवाज धीमी पर किसी को डराने के लिए काफी था। रेहान ऐसे बोलने से सब चुप हो गए, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब रेहान मिस्टर खन्ना की तरफ मुड़ा और कहने लगा, और आप मिस्टर खन्ना, आप अपने आप को समझते क्या हैं? हाँ, तुम्हारी सो कॉल्ड बेटी जो करेगी वही सही होगा। हाँ, किसकी बेटियों के साथ जो चाहे वो कर सकती है। आखिर किस बात पर इतना घमंड आती है तुम्हारी बेटी को? वैसे भी तुम्हारी बेटी का जुबान बहुत चलती है। ये सारी बातें सुन मिस्टर खन्ना की हवाएं ही उड़ गई और अपने आप में ही कहने लगा, कहीं रेहान को तो पता तो नहीं चल गया। मन में ही कह ही रहा था कि उसके कानों में रेहान की आवाज़ पड़ी, आपको तो पुलिस वाले को रिश्वत देने का बहुत शौक है ना, फिर तुम्हारी बेटी को रिश्वत देकर क्यों नहीं छोड़ा लेते? अब उन चारों का हालात बहुत बुरा हो गया था। मिस्टर कपूर जल्दी जाकर मिस्टर सिंघानिया के पास जाकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मिस्टर सिंघानिया हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर सिंघानिया यानी कि रेहान के दादाजी कहने लगे, हमारे घर में औरत को बहुत ही इज्जत करते और देते भी है, चाहे वो बेटी हो या बहन, बीवी हो या बहू, सब एक समान बराबर है। अगर कोई भी इनमें से किसी को भी तकलीफ हुआ तो हम कैसे चुपचाप हाथों पर हाथ बांधकर बैठ सकते हैं? पूर्णिमा सिंघानिया यानी रेहान की दादी जी भी गुस्से में कहने लगी, आप अपनी बेटियों के लिए भागकर यहाँ तक आ गए, जाओ जाकर बेटी को और प्रॉपर्टी को बचाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है सिवाय समय बर्बाद के। सब सिंघानिया परिवार उन लोग इग्नोर करके अपने अपने काम पर चले गए और रेहान एक बार फिर से उन लोगों को घूरा और वो भी वहां से चला गया। अब खन्ना और कपूर को बर्बाद होने लगा था। कायरा के अंदर अब और ज्यादा गुस्सा, नफरत भर चुकी की थी। खन्ना परिवार और खन्ना इंडस्ट्रीज का अब कुछ नहीं बचा था। कभी प्रिंसेस जैसे रहने वाली दिशा, उनके फैमिली से नफरत झेलनी पड़ रही थी। उसके अंदर अब रिया के लिए नफरत और भी बढ़ गई थी। दूसरी ओर जब अनीता को पता चला कि रिया अब शादी कली है तो उसका होश ही उड़ गए। ऊपर से रेहान ही बीवी बन गई है। अब उसका मकसद में कामयाब होना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा था। अपने आप में ही बुदबुदाई, कहीं उन लोगों को तो पता तो नहीं चल गया। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर चली गई। सोनिया घर आते ही अनीता को सब कुछ बता दिया था। अनीता डरने की दूसरा कारण ये भी था कि खन्ना और कपूर के बर्बादी होने के बारे में भी पता चल गया था। राज को फिलहाल रिया की शादी की खबर से अनजान है, लेकिन खन्ना और कपूर की उनकी कंपनी दिवाली होने की खबर पता चल गई थी। वहीं हजारों मीलों दूर कोस्टा रिका में एक ऐसा देश, सब उस देश को खूबसूरती से जाना जाता है। जो लोग कोस्टा रिका देखता है तो उसकी खूबसूरती में ही खो जाए। सुंदर समुद्र तट, कहीं पे झरनी, हर तरफ हरियाली, अलग अलग रंगों की फूल, यहाँ के नज़ारा देखे तो देखता ही रह जाए। एक खूबसूरती पहाड़ी पर एक आलीशान महल, हर तरफ फूलों की घाटी, हरी घास में खेलता हुआ ढेर सारी खरगोश, अलग अलग तरीके से पक्षियों की आवाज़। वहाँ का नज़ारा हर कोई देखे तो कहे, वाह क्या स्वर्ग है।
उस आलीशान महल में ढेर सारे नौकरों काम में बिजी होने की वजह से यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम घूम कर काम कर रहे थे। एक जोड़ी ब्लैक शूज पहना हुआ आदमी तेज कदमों से चलकर आ रहा था। उसके पीछे पीछे 8 से 10 बॉडीगार्ड्स चल रहे थे और सब नौकर चाकर उसको ग्रीट करते हुए जा रहे थे। वो आदमी जल्दी से एक कमरे में चला गया। वो कमरा बहुत बड़ा था, सफ़ेद कलर का था। सफ़ेद कलर का पर्दा लगाए हुए थे। उस कमरे में बीचों बीच एक बड़ा सा बेड रखे हुए थे। उस बेड पर एक खूबसूरत